मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था जार्ज पंचम की नाक में एक पैराग्राफ पढ़ा था। इसमें जो हमने जाना कि इंग्लैंड की जो रानी एलिज़ाबेथ थी वह इंडिया अपने पति के घर आना उनका तय था। भारत को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी क्योंकि सबसे बड़े देश की रानी यहाँ पे आने वाली थी। इतना हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं कि और करिश्मा तो यह था, जब देखते देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी, मतलब दिल्ली का रूप चेंज होने लगा, बदलने लगा, नए नए तरह से उनको सजाने लगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। अर्थात सड़कों को जो है दुल्हन की तरह हर तरीके के डेकोरेशन, लाइट, ये सब लगा करके सजाया जा रहा था। बुढ़ापे की धूल साफ होगी, मानो कि वह जो एकदम जिसकी चमक हीन हो गई थी, जिस सड़क की काया एकदम बुढ़े की जैसे हो गई थी, समझो कि उसमें एक नई जवानी आ गई। इमारतों के नाज़नीनों की तरफ श्रृंगार किया गया, मतलब दुल्हन की तरह इमारतों को सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वो क्या थी? वह थी जार्ज पंचम की नाक। अब यहाँ से चैप्टर का प्रमुख पार्ट आ रहा है। अब जार्ज पंचम जो थे उनके नाक नहीं थे। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जार्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी मुसीबत थी, मतलब समस्या थी। अब नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नई दिल्ली में सब था, सजावट हो रहा था, दुल्हन की तरह शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या का विषय था वह है जार्ज पंचम के नाक। अब इस नाक की लंबाई दास्तान है, लंबी दास्तान। दास्तान का मतलब होता है कहानी। दास्तान मतलब होता है कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, मतलब लोग भगदड़ मचा था, तहलका, बातचीत हो रहा था, राजनीति हो रही थी। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, एक समय की बात है, आंदोलन हुआ था। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे इसके संबंध में, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। कहने का तात्पर्य कि इस जार्ज पंचम के नाक के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। अखबार दिन प्रतिदिन अखबार में छपता रहता था, इस तरीके से अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। तो उस समय की जो सबसे प्रमुख विषय था वह क्या था कि जार्ज पंचम की नाक को रहने दी जाए या इसको हटा दी जाए। और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत दोनों तरफ थी। अब आगे देखिए क्या होता है। यह आंदोलन चल रहा था। क्या आंदोलन? कि जार्ज पंचम की नाक को रहने दी जाए या हटा दी जाए। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए, मतलब जार्ज पंचम की नाक को वहीं से सुरक्षित रहे, इसलिए वहाँ हथियार लेकर के सुरक्षाकर्मी लगाया गया। क्या मजाल, क्या किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी नाक तक कोई पहुँच जाए, कोई हाथ लगा दे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, पर और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। उस समय हर जितने भी स्टेचू थे सबका नाक उतारा गया, उसको अजायब घर, मतलब एक सजावट का घर होता है, वहाँ पे रख दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों अर्थात खंभा या मूर्तियाँ, स्टेचू की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, मतलब युद्ध होता रहा, राजनीतिक पार्टियों में युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ था, उसी ज़माने में जो जार्ज पंचम की नाक था उसको काट लिया गया था। इंडिया गेट जो दिल्ली में है के सामने जार्ज पंचम की लाट के नाक एक गायब हो गए। मतलब लाट मतलब ये एक होता है, मस्तक होता है, चेहरे की उनकी जो एक चमक थी वो गायब हो गई नाक के उतर जाने पर। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। मतलब एक ताज्जुब हुआ, वहाँ सारे लोग थे, सुरक्षाकर्मी भी थे, पहरा दे रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जार्ज पंचम की जो नाक थी वह चली गई, किसी ने उखाड़ दिया। अब यहाँ पे रानी आए और नाक ना हो, एक एक परेशानी बढ़ी सब लोगों की कि रानी आएंगी, जार्ज पंचम को देखेंगे, उनका नाक नहीं होगा, ये हमारे लिए सबसे बेइज्जती की बात है। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई, मतलब बहसा बहसी शुरू हो गया।
देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, मतलब देश की जो भलाई चाहने वाले राजनेता थे उनकी एक मीटिंग भी हो गई। मसला पेश किया गया, मतलब जो मसला अर्थात जो प्रमुख विषय था, समस्या था, उसको पेश किया गया। अब समस्या ये था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रानी एलिज़ाबेथ आने वाली थी, जॉर्ज पंचम का नाक नहीं था। अब हमको क्या करना चाहिए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो समझो कि हमारी नाक ना रह जाएगी, अर्थात नाक न रहना मतलब इज्जत चले जाना। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मशवरे मतलब बातचीत हुई, उस उच्च स्तर पर बातचीत हुआ, तर्क वितर्क निकला, दिमाग खरोंचे गए, मतलब दिमाग को टटोला गया, अपने अपने दिमाग सब वो वहाँ लगाए, सब अपनी अपनी बातें रखे, राय रखे। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे यह तय किया गया कि किसी भी हालत में नाक का होना बहुत ज़रूरी, किसी भी तरीके से यह नाक लगनी चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को आदेश दे दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक नामी मूर्तिकार था, उसको बोल दिया गया कि तुम जैसे भी हो दिल्ली में हाजिर हो जाओ। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। मूर्तिकार कलाकार था लेकिन वह गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, मतलब जो राजनेता थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन सब के चेहरों पर। उसके बाद कुछ लटके हुए, कुछ उदास, कुछ बदहवास, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। ये दृश्य जब वह देखा तो उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी किसी ने आवाज़ दिया कि भाई मूर्तिकार, आपको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जॉर्ज पंचम का जो नाक नहीं है वहाँ पे आपको नाक फिट करना है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि नाक लग जाएगी साहब, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। मतलब यह जो लाट, मतलब उसका जो मूर्ति है, कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये सब चीज़ें वह सवाल करने लगा। अब सब हुक्कामों का अर्थात जितने ही वहाँ बैठे थे बड़े लोग, वो एक दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे को झांका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि किसी को ना पता था कि यह पत्थर कहाँ से लाया गया था। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि यह जो पत्थर था, ये जिस पत्थर से लाट बना है, यह कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग अर्थात ये पुरातत्व विभाग जो होता है, खोजी करता होता है, ज़मीन से निकला हुआ सारी चीज़ों का रख रखाव करता है, उसका हिसाब किताब होता है। तो पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात पेट चीरे गए कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है। पेट चीरे गए का तात्पर्य होता है कि पहले ज़माने में ये कहाँ पे बना, कहाँ की पत्थर थी, ये सारा लेखा जोखा रखना पड़ता है। अब उन फाइलों को खंगालना शुरू किए, उन फाइलों की तहकीकात शुरू हुई, फिर भी कुछ भी नहीं पता चला। क्लर्क ने लाहौर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, अर्थात मेरी जो गलती है मुझे माफ़ करना। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। कहने का तात्पर्य कि फाइलों में कुछ भी नहीं है, कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। हुक्कामों के चेहरे की उदासी और फिर बादल छा गया, मतलब उनका टेंशन और बढ़ गया। समस्या जो समाप्त हो ही नहीं रहा है। एक ख़ास कमेटी बनाई गई इसके लिए और उसके ज़िम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार मतलब जिम्मेदारी जो है आप पर। एक कमेटी बनाई गई, उसको जिम्मेदारी दे दिया गया कि इस नाक को आपको किसी भी हालत में लगाना ही पड़ेगा। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का तो ठीक है, अगर नहीं पता चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसे ही पत्थर को खोज कर लाऊंगा और आपके जो जॉर्ज पंचम उसमें नाक फिट कर दूंगा। अब कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, मतलब सभी लोगों के मतलब दिल जो है नॉर्मल हुआ। उनको ऐसा लगा, अब विश्वास हो गया था कि अब हमारी समस्या जो है समाप्त हो जाएगी और हमारा नाक एलिज़ाबेथ के सामने बच जाएगा। अब सभापति ने चलते चलते ऐसे गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अब उसको अपने आप पे फक्र होने लगा कि हमने इस समस्या को सुलझा लिया। अब हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। वह
जो आदमी था सभापति कह रहा है कि भारत में हर चीज़ है भाई, पृथ्वी में हर चीज़ छुपा है, हर समस्या का समाधान है, ज़रूरत है खोज करने वालों की। अर्थात उसने अपने आप को यहाँ सिद्ध कर रहा था कि मैंने इसको खोज निकाला। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि यह छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। अब जो इसने ऐसा बोला ये फ़ौरन तुरंत ही अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, मतलब उसको पत्थर नहीं मिला। समस्या फिर जैसी की तैसी। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, कमजोरी छिपी हुई थी किसी कार्य को ना करने की जो एक जिम्मेदारी कार्यभार होता है। उसके सिर पर लटकाकर खबर दी, उसने सिर लटकाकर खबर दी, मतलब परेशान होकर हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला साहब, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। अब समस्या उनके सामने यह थी कि शायद यह पत्थर जो है विदेशी है, यह भारत देश का नहीं है। सभापति तैश में आकर अर्थात क्रोध में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अर्थात छोटे छोटे बच्चे भी जब डांस कर सकते हैं जो कि विदेशों की देन है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अब यहाँ पे क्या होता है, मूर्तिकार चुप खड़ा है। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसको किसी बात का पता चल गया, जैसे उसको एक नया उपाय मिल गया हो। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन यह शर्त है कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। अब सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद ज़रूर ये मूर्तिकार हल निकाल लिया होगा। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग जो ठीक समझें, तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे वैसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार ने एक सलाह दिया कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिस पत्थर पर नाक लगी हुई है। अब जिस मूर्ति की नाक से फिट बैठेगी उसको उतार लाएंगे, लगा देंगे। सबने सबकी तरफ देखा, एक दूसरे की सब देखने लगे। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, मतलब एक परेशानी के बाद जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो कि हमारी समस्या का समाधान निकल गया। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से भाई, देखना ताकि कोई देख ना पाए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल गया। जब पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, जॉर्ज पंचम की जो खोई हुई नाक थी उसका नाप उसके पास था मूर्तिकार के पास। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब गुजरात की ओर भागने के बाद यहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई आदि मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरु नानक, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, कहने के तात्पर्य विभिन्न लोग, बड़े बड़े नेताओं की जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई थी, मूर्तियां लगी हुई थी, उनके नाक को टटोला। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे आगे क्या होता है वह हम कल बताएंगे। आप आगे पढ़ाई करिए, इसको एक बार फिर से देखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।